गैस राहत अस्पतालों में 12 डॉक्टरों की तैनाती का आदेश किया गया है। आपको बता दें कि एनडीटीवी की खबर का यहां पर बड़ा असर देखने को मिला। एनडीटीवी रिपोर्ट के बाद खाली पदों पर कार्रवाई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। स्टाफ की कमी दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 12 डॉक्टरों की नियुक्ति की है। तो ये बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले गैस राहत अस्पतालों में 12 डॉक्टरों की तैनाती का आदेश दिया गया है। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये बड़ा असर देखने को मिला। तो बताते चले कि ये बड़ा आदेश दिया गया, जहां पर एनडीटीवी ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद असर ये हुआ कि अब इसमें बड़ा आदेश दिया गया। 12 डॉक्टरों की तैनाती का आदेश दिया गया है। एनडीटीवी की खबर के बाद ये असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि एनडीटीवी के रिपोर्ट के बाद खाली पदों पर कार्रवाई की गई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग की ये कार्रवाई देखने को मिली है और साथ ही साथ आपको बता दें स्टाफ की कमी दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। और आइए अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद एमपी की सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों की राहत के लिए ये बड़ा फैसला लिया। दरअसल मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी हजारों गैस पीड़ित बीमार हैं और इलाज के लिए जिन गैस राहत अस्पतालों में जाते हैं वहां ना डॉक्टर हैं, ना नर्सिंग, ना पैरामेडिकल स्टाफ है। गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते भोपाल गैस पीड़ितों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के 15 डॉक्टरों में से 5 विशेषज्ञों को गैस राहत विभाग में प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी हुआ 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस सरकारी आदेश को सरकार ने ही रोक रखा है। परेशानी गैस पीड़ितों को उठानी पड़ रही है। देखिए 30 जुलाई की हमारी ये रिपोर्ट। गोद में मां से लिपटा बच्चा, एक बच्चा मां के पीछे। भोपाल गैस त्रासदी की मार्मिक मूर्ति आरिफ और जेपी नगर के मुहाने पर है। यहाँ से सामने की सड़क को पार करके यूनियन कार्बाइड का कारखाना है। 1985 में डच नागरिक रूथ वॉटरमैन ने ये मूर्ति बनाई थी। दरअसल भोपाल गैस त्रासदी को सुनकर उन्हें अपने माता पिता की याद आ गई, जिन्हें हिटलर के नाजी कैंप में गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी थे। खुद रूथ किसी तरह यातना शिविरों से बचकर निकली। आप कहेंगे हम आपको ये कहानी क्यों बता रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी हजारों गैस पीड़ित यातना शिविरों में ही रहने को अभिशप्त हैं। वो बीमार हैं और इलाज के लिए जिन गैस राहत अस्पतालों में जाते हैं वहां डॉक्टर हैं, न नर्सिंग, न पैरामेडिकल स्टाफ। गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते भोपाल गैस पीड़ितों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आरिफ नगर में रहने वाली नूरजहां के घर के बाहर कपड़े डले थे। अंदर इतनी उमस के बावजूद कूलर चलाकर वो फर्श पर बैठी थीं। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती है। पति वेल्डर का काम करके कुछ कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें भी दिक्कत रहती है। कमोबी के घर की दीवार पर एक्सरे रिपोर्ट टंगी है, सरकारी नहीं निजी अस्पताल की। अच्छा, दवाई लेने जा रही थी तो पता ना दवाई लेकर गैस मेरा जवान के जवान बेटा ही चले गया। इसकी किडनियाँ खराब हो गई थी। 1.5-2 साल के थे गोद में जब गैस निकली थी, तो 1.5-2 साल के थे। अब इनका इलाज करवाते समझ लो 3 शादी कर दी। इनके 3 बेटियाँ हो गई, इनके पास एक्सपायर हो गए। इनका डायलिसिस होता था, अपने भोपाल मोरिया में होता था इनका इलाज। इतने पैर में दर्द होता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, रात भर नींद नहीं आती है। एक्सरा भी नहीं हुआ, साकिर अली में करवा के आई एक्सरा मैंने, तो कहने लगे DIG पे करवा लेती, आप इतनी दूर आई, तो मैंने बोली नहीं कर रहे हैं। कहने लगे है ही नहीं डॉक्टर इधर एक्सरे वाले। इतनी लंबी लाइन देगी, इधर से लेके इधर तक की लाइन दे, कौन खड़ा है लाइन में। सोनोग्राफ करवाओ तो नहीं कर रहा है, एक्सरे का बोलो तो नहीं कर रहा है डॉक्टर एक्सरा, तो फिर बाहर से तो करवाना पड़ेगा। मीनापंथी घर के बाहर कुर्सी पर बैठी मिली। पैर सूजे थे, एड़ी में दर्द रहता है। गैस त्रासदी में पूरे परिवार को खो दिया, सास, ससुर, पति सब। मैं 6 महीने से परेशान हूँ, 6-7 महीने से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। वो तो गोली लिख देते हैं और जाओ। हाँ, कभी आला लगा के नहीं देखते कि अपन को क्या तकलीफ हो रही। डॉक्टर आला कुछ भी नहीं देखते, बस उन्हें दूर से गोली दवाई लिख दी, जाओ। जब डॉक्टर लिखेगा जब तक एक्सरा होगा ना, जब डॉक्टर लिख ही नहीं रहा तो एक्सरा कहाँ से होगा। इन गैस पीड़ितों की हालत यूं ही खराब नहीं है।
सरकार ने विज्ञापनों में तो डॉक्टरों की नियुक्ति की बात कही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब डॉक्टरों को मौखिक तौर पर बताया जा रहा है कि उनके चयन से संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। 16 मई 2024 को गैस त्रासदी और पुनर्वास विभाग ने विज्ञापन जारी किया। 46 एक्सपर्ट्स और 69 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की गई। 27 जून को मध्य प्रदेश शासन ने 5 विशेषज्ञों सहित 15 डॉक्टरों का चयन किया। सभी को अगले 2 सालों तक गैस राहत विभाग में तैनाती के आदेश दिए गए। 17 जुलाई 2024 को कुछ डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, लेकिन तब उन्हें मौखिक तौर पर बताया गया कि ये सूची निरस्त की जा रही है। गैस राहत में डेपुटेशन पे कुछ पोस्टिंग्स निकली थी, तो उसके लिए हमने आवेदन किया था और कई सारे डॉक्टर्स ने साथ में आवेदन किया था। तो उसमें जो भी उनका प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग 15 लोगों का सिलेक्शन किया था। तो हम मंत्री जी से मिलने गए थे, मंत्री साहब से पूछा ही सर क्या दिक्कत है, और बोले कि वो तो ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिए हैं करके, और दोबारा से ये जो है आदेश निकलेंगे। जब आदेश निकलें तब आप सबमिट करिएगा, और सबमिट करने के बाद फिर वो मंत्री जी अपने हिसाब से लोगों का चयन करेंगे। सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं CMHOs के थ्रू रिलीव नहीं किया गया है। ये हालात तब हैं जब सर्वोच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग जिन अस्पतालों को संचालित करता है उनमें पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। 30 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों का पालन न करने पर मुख्य सचिव ACS स्वास्थ्य और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के तहत नोटिस भी जारी किया था। मेरे 8 हॉस्पिटल हैं, उसमें हमने 15 डॉक्टरों की भी नियुक्ति करी है, और बाकी आने वाले 10 दिन में और डॉक्टरों के लिए हम अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं। बहुत जल्दी होगी और पैसा भी हमने बढ़ा दिया है। गैस राहत अस्पताल है, उसमें जो उनकी आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति लगातार होती रहती है। उनकी जो डीन है वो पिछले दिनों उन्होंने मुलाकात भी की थी, और जो भी इशूज़ वो उठाती हैं उनके समाधान के लिए, और वो बहुत अच्छे तरीके से चल भी रहा है। यदि कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान होता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक संबंधित अस्पतालों के CMHO को जहां डॉक्टर तैनात थे उन्हें फोन पर बताया गया कि उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाना है, जबकि गैस राहत अस्पताल में कुल 1247 पद हैं। इन पदों में से 749 भरे हुए हैं, 498 खाली हैं। क्लास 1 में 89 पद हैं, जिसमें 46 खाली पड़े हैं। क्लास 2 के 157 पद हैं, 92 ही भरे हैं। क्लास 3 के 601 पद हैं, 238 खाली हैं। क्लास 4 के 400 पद हैं, 148 खाली हैं। गैस राहत अस्पतालों में 125 पदों पर प्रतिनियुक्ति की घोषणा की गई, लेकिन सिर्फ 15 पद ही भरे गए और इस सूची को भी अब रोक लिया गया। ये साफ तौर पर गैस पीड़ितों के प्रति सरकारी लापरवाही को दर्शाता है और ये भी बताता है कि उसे अदालती आदेश की भी फिक्र नहीं है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। बढ़ेंगे आगे। खंडवा जिले में कोतवाली थाने के प्रभारी पर कार्रवाई हुई है और उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। बताते चलें कि जिले में चोरी सहित अन्य घटनाओं के मामले में लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिले के SP ने TI दिलीप देवड़ा को लाइन अटैच किया है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां बता दें कि खंडवा से ये बड़ी खबर सामने आई है। जिले में कोतवाली थाने के प्रभारी पर कार्रवाई हुई है, उन्हें लाइन अटैच किया गया। जिले में चोरी सहित अन्य घटनाओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए कार्रवाई की गई। जिले के SP ने TI दिलीप देवड़ा को लाइन अटैच किया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि खंडवा से ये बड़ी खबर है। लगातार चोरी और सहित अन्य घटनाओं के मामले बढ़ रहे हैं जिले में, और इसको देखते हुए कोतवाली थाने के प्रभारी पर कार्रवाई की गई, उन्हें लाइन अटैच किया गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए SP ने TI दिलीप देवड़ा को लाइन अटैच किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। चोरी और घरों में भी चोरी की घटनाएं खंडवा शहर में हुई हैं, उसको बहुत गंभीरता से हम लोगों ने लिया और साथ ही टीमें नगर पुलिस अधीक्षक स्तर पे थानावार बनाई हैं और उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं, जिससे कुछ वाहन चोर गैंग और नकबजनी भी करने वालों को पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है। बहुत जल्दी ही आपको पूरे गैंग का पर्दाफाश होगा चोरी की घटनाओं।
रोकेंगे, साथ ही रात्रि गश्त और प्रभावी करने के लिए, और जो पुराने निगरानी बदमाश हैं और जो जेलों से रिहा हो रहे हैं संपत्ति संबंधी अपराध, उनको भी हम लोगों ने जीरोइंग कर रहे हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें और उसमें बहुत जल्दी कुछ अच्छी सफलताएं मिलेंगी। पिछले दिनों सागर में बच्चों के ऊपर एक जर्जर दीवार ढह जाने से कई बच्चों की मौत हो गई थी, जिसकी पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हुई थी। और ऐसा ही एक और मामला सामने आया। एक तस्वीर अब ग्वालियर से आई है, जहां एक सरकारी स्कूल की इमारत ही भरभरा कर गिर पड़ी। हालांकि गनीमत रही कि महज 15 मिनट पहले ही कई बच्चे और 2 टीचर स्कूल से निकले थे। स्कूल खाली होने से एक बड़ी घटना टल गई। घटना शहर के बाहरी इलाके मुरार के ग्राम चक रामपुर की बताई जा रही है। इस गांव में शासकीय प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें स्कूल के एक जर्जर बरामदे में क्लास 4 और 5 के स्टूडेंट्स बैठते हैं, जबकि एक कमरे में 1 से लेकर 3 तक की कक्षा के छात्र बैठते हैं। इस स्कूल में कुल 24 बच्चे हैं। रामपुर में हमारा प्राइमरी स्कूल है और ये चूँकि जब ये बना था तो ग्राम पंचायत के अधीन था, बेटा ग्राम पंचायत के, लेकिन वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत है, वार्ड 62 में। ये स्कूल रूटीन में जैसा चल रहा था बिल्कुल नॉर्मली ही चल रहा था, पर कल अचानक उसका गड्ढा टूटने से उसकी छत गिर गई। अब उसमें फ़िलहाल तो चूँकि उसके बारे में ऐसा पहले से इस प्रकार की स्थितियां नहीं थी कि ये भवन गिर सकता है या इसकी छत गिर सकती है, और अचानक से गर्डर में चूँकि क्या स्ट्रेंथ में कमी रही क्या रही ये तो टेक्निकली बता सकते हैं, और गर्डर गिरने से वो छत गिर गई। एक घटना देखिए, विद्यालय की छुट्टी हो गई थी, उसके बाद सारा स्टाफ अपने घर चला गया था, बच्चे चले गए थे। तब वो किसी समय शायद मेरे ख्याल से 5 और पौने 5 के बीच में कभी गिरी है। फिर उन्होंने उनको मैसेज किया तो वो लोग आए, उन्होंने देखा कि भाई ये छत गिर गई है। चकराम प्राइवेट स्कूल में। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। अच्छा, क्या हुआ था कल? कल हम 15-20 मिनट के पहले की बिल्डिंग गिर गई थी। अच्छा, तो आपकी छुट्टी हो गई थी उस समय? छुट्टी हो गई थी। हाँ, और आपके साथ कौन कौन, यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं? 30 पढ़ते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देव, क्योंकि जिस तरह से ये खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि अभी भी बच्चों के स्कूल के भवन जर्जर हालत में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज खुशकिस्मती है बच्चों की, टीचर्स की, और हम तो कहेंगे पूरे मध्य प्रदेश और देश की, कि आज बड़ी संख्या में बच्चे जो घायल हो सकते थे, दुर्घटना में कुछ भी हो सकता था, वो बच गए। क्योंकि ठीक 15 मिनट पहले ही ये बच्चे, 2 टीचर्स वहां से पढ़ाई कंप्लीट करके स्कूल से निकले थे ताला डाल के, और वो लोग अपने घर पर भी नहीं पहुंच पाए थे कि उससे पहले ये पूरी बिल्डिंग का जो गार्डर है वो टूटा और छत भरभरा कर गिर पड़ी। इस स्कूल में एक हॉल था, एक और दूसरे एक रूम था, दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए और एक बड़ी घटना टल गई। लेकिन इससे एक बड़ी खामी भी उजागर हो गई कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार, अधिकारी ये कहते चले आ रहे हैं कि जो भी जर्जर इमारतें हैं उनमें स्कूल संचालित नहीं किए जाएंगे, और न किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई कि अगर वहां बच्चे मौजूद होते तो क्या होता, इसकी कल्पना करने भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये एक बड़ी गंभीर घटना है। बिल्कुल, घटना जितनी गंभीर है, इसे गंभीर बनाया नहीं जाना चाहिए था। अगर शिक्षा विभाग इस पर पहले ही संज्ञान लेता और जर्जर स्थिति को दुरुस्त कर दिया जाता। आखिर अब कहाँ है शिक्षा विभाग? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि जो ये मैंने कहा ना कि शिक्षा विभाग जो है ना, खतो किताबत पर चलता रहा। जब हमने वहाँ के प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमने जो वहाँ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको चिट्ठी लिख के भेज दी थी। ब्लॉक एजुकेशन के लोगों का कहना है कि उन्होंने जिला शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिख के भेज दी थी। सब एक दूसरे पर चिट्ठी खेलते रहे और इस बीच ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। बिल्कुल, चिट्ठी का खेल चलता रहा, लेकिन बच्चों की जान यहाँ पर खतरे में पड़ती हुई नजर आई। बहरहाल बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना ये होगा कि आखिर चिट्ठी लिखने के अलावा अब इस पर कार्रवाई आगे कब होगी।
बढ़ेंगे आगे। कोंडागांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां केशकाल में जवानों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। गश्त पर निकली जवानों की ज्वाइंट टीम ने जंगल से 5 भरमार बंदूकें, बैटरी, वायर और नक्सल पर्चे बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के साथ साथ पुलिस के जवान कुएमारी और कुदालवाही के जंगलों में सर्चिंग के लिए निकले थे। उसी वक्त ये सामान बरामद किया गया। और खबर बेमेतरा से है, जहां जिले में करोड़ों रुपए की लागत से गांव अभ्यारण्य के लिए स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। सड़कों में बैठने वाले मवेशियों के चलते रोजाना हो रहे एक्सीडेंट के कारण घटनाओं को लेकर राज्य शासन को कड़े निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद राज्य शासन की ओर से सभी जिलों में पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सड़कों से मवेशियों को हटाया जा रहा है। वहीं बताते चलें कि राज्य शासन की ओर से गांव अभ्यारण्य के नाम पर आज से 15 साल पहले 53 लाख रुपए की लागत से लगभग 100 एकड़ जमीन पर गौ अभ्यारण्य बनाया गया था। पिछले सरकार की ओर से इस जगह पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो जानवरों के खाने की सुविधा है, ना ही पीने के लिए पानी की सुविधा है और ना ही छत की सुविधा है। सिर्फ भवनों को बनकर खड़ा कर दिया गया है। मामला ऐसे कि वहाँ 14 से 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और हर महीने मेरी जो जानकारी वहाँ गौवंश की खाने की व्यवस्था के लिए वहाँ करोड़ों रुपए जो 5 से विगत 10 वर्षों में जो लिया गया उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हम जाके देखते तो वहाँ 50 गौ माता भी नहीं रहती है और वहाँ इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए हैं जिसका उसी प्रकार का उपयोग नहीं हो रहा है। ना एक्सीडेंटल गौ माता को वहाँ रखा जाता है, ना पर्याप्त मात्रा में खाना दिया जाता है। इतना बड़ा जो बनाया गया है, इतना बड़े हॉल बनाए गए हैं, लेकिन वो क्या मतलब है करोड़ों खर्चा करके जब ये सब बनाया गया, आज तक ना कोई गौ माता को वहाँ रखने देते हैं। गौ माता ऐसी कहीं भी पड़ी रहती है। हम लोग जितने भी गौ सेवक हम लोग भाई हैं वो सब वहाँ पे ले जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार की कोई ना गौ माता को रखने की जगह है न उन लोग रखने देते हैं। इतना करोड़ों का खर्चा हुआ तो आखिर कहाँ गया? सब शायद भ्रष्टाचार की सूली चढ़ गया है और आज तक गौ माता अभी भी परेशान है। बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है और इस जिले की सबसे बड़ी समस्या थी बंदेलिन गाय यानी जंगली गाय। इसके अलावा आवारा घूमने वाले मवेशी थे। इसको लेकर राज्य शासन की ओर से कुछ साल पहले गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया गया था। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गौ अभ्यारण्य का स्ट्रक्चर है। लगभग 100 एकड़ में यह अभ्यारण्य फैला हुआ है। अभी वर्तमान में इसे गौ सेवा आयोग के अंडर में दे दिया गया है, जहां पर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये सामने जो देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अलावा जो मैं इधर दिखाना चाहूंगा तो इधर भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी बंदेलिन गाय, इसको लेकर यह प्रोजेक्ट 100 एकड़ के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में बंदेलिन गाय को जब यहाँ लाया गया था तो गायों की मौत हो गई थी। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, इसी को लेकर इस परिकल्पना को तैयार किया गया था और गौ सेवा आयोग की ओर से अंडर में लेते हुए इसका निर्माण किया गया है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाए। मेरा मकसद यहाँ पर यह दिखाना है कि ये देखिए, ये गौवंश कुछ ही गौवंश को लाए गए हैं यहाँ पर। जब कोई गाय पशु तस्कर पशु को ले जाते हैं या फिर कहीं किसी दूसरी जगह ले जाते हैं, जब उसे यहाँ लाया जाता है तो रखा नहीं जाता, दुनिया भर की फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, लेकिन करोड़ों रुपए इस निर्माण कार्य में खर्च कर दिए गए हैं और अब तक किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर मवेशियों को लेकर नहीं हुई है। अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, उन्होंने भी गौ अभ्यारण्य को लेकर एक पहल शुरू की है, लेकिन जो पुराने गौ अभ्यारण्य के रूप में जो यहाँ विकसित है, इसका कायाकल्प कब होगा या सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा? गायों को जरूरत होती है चारे पानी की व्यवस्था और कुछ रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो कंक्रीट के लगभग करोड़ों रुपए के स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ रखने की जरूरत है तो वो है मवेशियों को, गायों को, और उसकी सेवा की जाए और उसे रखा जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के किसान सबसे ज्यादा परेशान मवेशियों से है, क्योंकि अभी जो कृषक हैं वो खुले मवेशी से परेशान है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बंदेलिन गाय सबसे बड़ी समस्या है। अब देखने वाली बात है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद क्या यहाँ पर किसानों को राहत मिलती है या फिर ये पैसे यूं ही बर्बाद हो जाएंगे। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। बालोद के दल्लीराजहरा नगर के व्यापारी और समाज प्रमुख क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर एकजुट हुए। इन्होंने खनिज न्यास की राशि का उपयोग करने पर जोर दिया। बताते चले कि दल्लीराजहरा माइंस क्षेत्र है जहां की पहाड़ियों से बीएसपी द्वारा
60 सालों से कच्चे लोहे का उत्खनन किया जा रहा है। हाईकोर्ट में लगाई गई एक जनहित याचिका में खुलासा हुआ कि बीएसपी 98 करोड़ के पेड़ लगाए हैं और याचिकाकर्ता कृष्णा सिंह का आरोप है कि क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ छलावा किया गया है। जिला प्रशासन को खनिज न्यास का साल 2016 से 2022 तक 6 अरब 26 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए गए हैं और लेकिन इस राशि से कोई आम लोगों को सुविधा नहीं दी गई। हमारी 6 मांगे थी जिसमें एक भी मांग पूरी नहीं हुई। 100 बिस्तर अस्पताल की जगह 30 बिस्तर का अस्पताल दिया गया है, जिसमें डीएमएफ फंड से लगभग 5 करोड़ रुपया दिया गया है। आज उसकी स्थिति जाकर देखेंगे तो वहां लगेगा 10 लाख रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है। डीएमएफ फंड का दुरुपयोग हो रहा है और हम चाहते हैं आगे से इसके डीएमएफ फंड केवल दिल्ली राजा के लिए जो 60% उनकी योजना है केंद्र की, 60% खर्च होना चाहिए। वो 60% दिल्ली राजा और आसपास के क्षेत्र में होना चाहिए। इसका अगर पालन नहीं किया गया तो हम आंदोलन करेंगे। लगभग 6 अरब 26 करोड़ 17 लाख 71,448 रुपए की राशि इन्होंने हाई कोर्ट में एफिडेविट के रूप में जमा किया कि इतनी राशि बालोद जिला खनिज न्यास को मिला, जिसका 60% तो छोड़ दीजिए, मात्र 0.06% भी दिल्ली राजरा में खर्च नहीं हुआ, जो कि प्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्र है। इनके द्वारा दी गई जो शपथ पत्र है उसमें सारे बालोद जिले यानी 318 गाँव को खनन प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया और आसपास के 5 जिलों को भी खनन प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया। जबकि मार्गदर्शिता ये बताती है कि यदि कोई जिले के बगल का कोई जिला का कोई क्षेत्र मिलता है या कोई राज्य का क्षेत्र मिलता है तो वहाँ तक इसको बढ़ाया जा सकता है। बलौदा बाजार में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। ब्लॉक मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर मलीन गांव के नाले में अचानक पानी भरने से बारात दूसरे कोने में फंस गई, जिसके बाद दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर नाला पार करवाया। लोगों के मुताबिक जब बारात गई थी तब नाला सूखा था, लेकिन लगातार बारिश होने से नाला भर गया। ग्रामीणों के मुताबिक बरसात में ये नाला अक्सर भर जाता है, जिससे गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से कट जाता है। यहां तक कि छात्र भी 2 महीने तक स्कूल नहीं जा पाते। साथ ही ग्रामीण मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं। जुगाड़ की पुलिया बनाई गई, लेकिन बरसात में वो भी डूब जाती है। ग्रामीण अब प्रशासन से पक्का पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। मुरैना में चोरी का मामला सामने आया है, जहां व्यवसायी की मोटरसाइकिल से थैले में रखा हुआ रुपया चोर लेकर फरार हुए। बताते चले कि मामला है कोतवाली क्षेत्र के तेलीपाड़ा बाजार का, जहां थैले में 2,90,000 रुपए रखा हुआ था और इस दौरान चोर ने मौका पाते ही रुपयों का बैग लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बालाघाट में आज भी लोग नाव के सहारे उफनती नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। मामला परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिंगा परसवाड़ा का है। यहां पर बहने वाली घिसर्री नदी पर पुल नहीं है, जिसकी वजह से लोग नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीण और स्कूली बच्चे अपनी जान दांव पर लगाकर लिंगा परसवाड़ा से बोरी गांव जाते हैं। आरोप है कि प्रशासन की तरफ से अब तक यहां पुलिया के निर्माण को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। आपको बता दूं, यह कोई पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बालाघाट जिले में जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर मात्र ग्राम लिंगा के पास का एक क्षेत्र है, जो हल्की सी बारिश में जहां पे एक नदी बन जाती है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं खुद नाव में चल रहा हूं। इस रोड को पार करने के लिए ग्रामीणों को इस डोंगे का या कहें नाव का सहारा लेना पड़ता है। और आज भी ये जिला मुख्यालय से लगे हुए गाँव में यह स्थिति है कि यहाँ पे एक छोटा सा पुल नहीं है, जबकि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कई गांव हैं और ग्रामवासी इस पुल के माध्यम से न जाके इस डोंगे के माध्यम से इस क्षेत्र को पार करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वह विद्या अध्ययन करने के लिए या इस क्षेत्र को पार करने के लिए नाव एवं डोंगे का सहारा लेते हैं और जान जोखिम में डालकर कई बार यह भी देखा जाता है कि जान जोखिम में डालकर लोग एवं विद्यार्थी इस क्षेत्र को, इस नदी को पार करते हैं। और कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है एवं कहीं ना कहीं यह भी देखा जाता है कि यह
क्षेत्र आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से दूर है। इस क्षेत्र के कुछ ग्रामीण अभी हमारे साथ हैं। क्या नाम है अभी आपका? कमलेश खांडेकर। कमलेश भाई, यहाँ ये नदी है, ये हर समय भरी रहती है? हर समय भरी रहती है बारिश के समय। तो लोग कैसे आते जाते हैं? नाव से। नाव से? और बच्चे लोग, स्कूली बच्चे नाव से आना जाना करते हैं। और क्या समस्या आती है यहाँ पे? बस बारिश के समय समस्या। आप लोगों ने नेताओं तक ये बात रखी है? बात गई थी नेताओं तक के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। काका जी, क्या नाम है आपका? मैं स्कूलते। भैया, ये क्या समस्या है? यहाँ पानी भरा रहता है? हमेशा पानी भरा रहता है और बरसात में ही दिक्कतें होती है और किसानों को भी दिक्कतें होती है। और पुल भी नहीं बन पा रहा है। नेताओं और बहुत दूर दूर तक के चले गई है बातें, फिर भी इसका उद्धार नहीं हो पा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पुल चाहते हैं अपन लोग। अच्छा, और बच्चे लोग, स्कूली बच्चे लोग वो भी, ये स्कूल लिंगा यानी बोरी है, कटंगी है, ये सब लोग आते हैं, उनको भी दिक्कतें होती है। वहाँ के पूरे बच्चे लिंगा आते हैं पढ़ने। तो ये आना जाना कैसे करते हो फिर घर से स्कूल? डोंगे से आते हैं, नाव से। नाव से? हाँ। और कभी डोंगा नहीं मिल पाया तो फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है फिर। तो इसमें डरने लगता है आपको? डोंगे से आते हो तो छोटे से लगता है ना। लगता है? हाँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारा सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ का पुल बनाना चाहिए। और बोरी में सारे किसानों की खेती है, और जैसे कि ज़्यादा पानी आ गया तो हमारे को घुटने पानी में भी जाना पड़ता है, और ऐसा भी डर है कि उधर से कभी ज़्यादा बाढ़ आई तो हमारी जान पे भी आन बनती है। और बच्चे हैं स्कूल के, डेली यहाँ से आना जाना करते हैं, उनके भी ऊपर में मतलब खतरा ही मंडराता है। और नाव भी है ऐसा कि नाव से आते जाते में भी कोई आगे आया कोई पीछे आया तो एक पे एक चलबिल चिलबिल होते हैं, तो फिर डोंगा भी कभी कभी पलट जाता है नदी में। वो ज़्यादा पानी आता है इसलिए तकलीफ हो रही है, डर लगता है डोंगे पे जाने से। अच्छा, अब पुलिया बनना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं 2 से 3 गांव के ग्रामीण इस समस्या से ग्रसित हैं और वह इसका निदान जल्दी से जल्दी चाहते हैं।